नमस्कार। हिंदी विभाग राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आपका स्वागत करता है। आज का हमारा वीडियो एमए फाइनल ईयर की छात्राओं के लिए है। कल जो बात हमारी अधूरी रह गई थी, मनोविश्लेषणवाद और जैनेंद्र कुमार के उपन्यास, आज उसको और थोड़ा उस पर रोशनी डालते हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही ये पूरी हो जाए। और जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात की थी कि हिंदी उपन्यास का विकास प्रेमचंद के बाद दो धाराओं में होता है। पहली तो जो समाजवादी यथार्थ की ओर जाती है, जो समाज, किसान, मजदूर, जो गाँव का सच है, उन सबको प्रकट करने वाली। और दूसरी धारा जो है वो बाहरी संघर्ष की ओर ना मुड़कर आंतरिक संघर्ष की ओर मुड़ जाती है, यानी मनुष्य के मस्तिष्क और मन की ओर। और वहाँ पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, यानी हमारे जो मन में और दिमाग में जो लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, जो संघर्ष, जो तनाव और जो कष्ट पैदा होते हैं, कुछ उपन्यासकार उस दिशा में मुड़ गए। और ऐसे मुड़ने वाले लोगों में जो है वह जैनेंद्र कुमार भी एक उपन्यासकार थे। जैनेंद्र कुमार के उपन्यासों में आप देखेंगे शुरुआती 3 उपन्यास जो है वो पहले आते हैं, 3-4, और फिर एक गैप आ जाता है 1939 से लेके 1953 तक। 14 साल जो है वो जैनेंद्र कुमार उपन्यास नहीं लिखते, फिर दोबारा उपन्यास की ओर वो आते हैं। तो ये भी एक थोड़ा तथ्य हमको ध्यान रखना है कि बीच में जो है वो 13-14 साल उन्होंने उपन्यास नहीं लिखा। हालांकि इस तरह से तो परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, फिर भी अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि जैनेंद्र कुमार ने किस विधा में जो है थोड़ा ब्रेक लिया था या थोड़ा, तो वो हम कर सकते हैं। तो जैनेंद्र कुमार और मनोविश्लेषणवाद जो है, जो मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, उसका पहला जो उनके उपन्यासों का जो पहला तत्व है वो यह है कि उनके पात्र परफेक्ट नहीं है, संपूर्ण पात्र नहीं है उनके। इस विचारधारा पर आधारित होने के कारण ये कैसे संपूर्ण पात्र कैसे होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। उसमें जो श्री राम है, लक्ष्मण है, जो सीता है, हनुमान है, वो सभी संपूर्ण है, परफेक्ट कैरेक्टर है, परफेक्ट पात्र है वो। आप प्रभु राम को देखिए, केवल एक बार पिता कहते हैं राजघाट छोड़ देते हैं, केवल एक बार पिता कहते हैं 14 साल वनवास में चले जाते हैं। उनकी पत्नी सीता को देखिए आप, कि पति चलने को तैयार है वन के लिए, साथ में वो तैयार है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा रही हूँ। जबकि आप ध्यान दीजिए, सीता जनक की पुत्री थी और जनक उस समय के बहुत बड़े राजा थे। यानी अगर हम सीता का लालन पालन सोचें तो वो बहुत ही उच्च मतलब परिस्थितियों में हुआ होगा, बहुत ही, क्योंकि उनके पिताजी इतने बड़े राजा थे। लेकिन वो चली जाती है। पूरे रामायण में कहीं ये नहीं आता कि सीता जो है कहीं झगड़ा करे कि नहीं साहब मेरे पति को ये दंड क्यों दिया जा रहा है, मुझे क्यों दिया जा रहा है, कहीं नहीं आता। ये होता है चरित्रों की संपूर्णता, परफेक्टनेस। छोटा भाई लक्ष्मण, आज हम अखबारों में पढ़ते हैं भाई भाई लड़ रहा है प्लॉट के लिए, एक ज़मीन के लिए, एक छोटी सी दुकान के लिए। वहाँ लक्ष्मण सब कुछ छोड़कर अपने भाई के साथ जाने को तैयार है। मैं चल रहा हूँ साथ 14 साल। उसको सज़ा नहीं मिली है, उसको कोई श्राप जो है नहीं दिया गया, ना उसको कोई किसी ने कहा है। ये होता है कैरेक्टर का परफेक्टनेस। ये होता है कि ऐसे संपूर्ण चरित्र बताना। रामचरितमानस में आप देखेंगे भगवान राम कृष्ण की तरह कहीं बचपन में खेल नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं चुरा रहे हैं, माखन चुरा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तुलसीदास एक ही जगह बचपन बताते हैं भगवान राम का, कि जब वो थोड़ा सा खेल रहे हैं, बाकी कहीं कोई वर्णन नहीं है। तो ये जो चरित्र है ये हमारे परफेक्ट चरित्र कहलाते हैं, जो हर दृष्टि से परिपूर्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादाओं को बनाने वाले ये लोग हैं। इसके उल्टा जैनेंद्र के उपन्यासों में जो पात्र हैं वो अधूरे हैं, वो टूटे हुए हैं, वो मर्यादाओं से भागते हैं। वो ना तो खुद मर्यादा बनाते हैं और ना ही उन मर्यादाओं का पालन करने में उनको इतना वो होता है। वो उनको तोड़ते हैं, वो उन मर्यादाओं का अतिक्रमण करते हैं, उनका
वही जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जो उनकी मानसिक स्थिति है, वो वैसा नहीं करने दे रही है। तो ये क्यों? क्योंकि फ़र्क है, वो कुछ हज़ार साल पहले की बातें हैं, और ये जो है ये आधुनिक मनुष्य है, जो टूटा हुआ है, जो जिसको दुनिया ने और हर जगह से जिसको कष्ट मिला और वो उसका प्रतिरोध नहीं कर पाया, वो उससे लड़ नहीं पाया, तो अंदर ही अंदर वो कुंठित हो गया, अंदर ही अंदर वो दुखी हो गया, और फिर जो है वो वैसा ही पात्र जो है बाहर निकल के आया। तो ऐसे जो है जैनेंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं, वे एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हैं, हीन भावना है उनके अंदर कि हमारे जीवन में ये हो जाता तो ठीक रहता, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। पुराने पात्रों के आप देखेंगे तो वो नहीं है कॉन्सेप्ट उनका कि हमें ज़िंदगी में कष्ट मिल रहा है या हमें ये हो रहा है तो उसके लिए वो रोने बैठ जाए, नहीं, वो उस दिशा में चले जा रहे हैं बिल्कुल उत्साह से, कहीं कोई उनके अंदर वो शिकवा शिकायत नहीं। यहाँ जो है वो आधुनिकता के कारण जैनेंद्र के ये पात्र जो है, इसीलिए जैनेंद्र के उपन्यास एक नई समीक्षा की मांग करते हैं। हम उसको पुराने ढांचे पर अगर सेट करेंगे, पुरानी आलोचना पे जैनेंद्र के उपन्यासों को कसेंगे, तो हमें निराशा हाथ लगेगी कि अरे ये कैसा चरित्र है। जैनेंद्र के उपन्यासों में आप देखेंगे कि जो स्त्री पात्र हैं, दया, करुणा, ममता, हम ऐसा मानते हैं कि वो स्त्रियों के स्वाभाविक गुण होते हैं, ये उनके पुरुष पात्रों में मिलता है। दया है, करुणा है, आंसू है, ममता है, और कहीं कहीं उनके स्त्री पात्रों में शक्ति, ताकत, अधिकार, जो हम, चूँकि अब तो सब में ही है, अब तो ये नहीं मान सकते हम कि भाई ताकत या दया या रोना किसी एक जने का ही है। हमारे यहाँ प्राय मानते हैं कि भाई क्या रो रहा है तू, लड़की है क्या, ये कॉन्सेप्ट जो दिमाग में डाल रखा है। क्यों भाई, अगर आपको किसी अपने की डेथ होती है, अपने का कोई कष्ट होता है, तो हमें पुरुषों को भी आंसू आते हैं, लेकिन हमने ऐसा मान लिया, हमने उस तरह। तो जैनेंद्र के पात्र, जैनेंद्र के उपन्यास इसी चीज़ को उलटते हैं। वहाँ वो स्त्री भी पुरुषों जैसी कहीं कहीं तो ताकत रखती है, और कहीं कहीं वापस वैसी समर्पित नारी है, तो कहीं कहीं पुरुष जो है वो, उनका व्यवहार जो है तथाकथित जो है वो स्त्रियों के गुणों से युक्त है। इसीलिए जैनेंद्र कुमार प्रेमचंद से अलग तरह के राइटर है, अलग तरह के उपन्यासकार हैं, और इसके पीछे जो है वो उसी मनोवैज्ञानिक धारा का, जैनेंद्र के खुद के व्यक्तित्व का, और जैनेंद्र ने जो और साधु, जो हमारा वैदिक साहित्य, जो और हमारा जो दार्शनिक भी थे, वो एक तरह के फिलोसॉफी बहुत पढ़ी थी उन्होंने, तो उससे भी वो प्रेरित होकर और जो है वो बात करते हैं। और पहली बार ऐसा होता है कि जैनेंद्र के उपन्यासों में वो मनुष्य जो सामाजिक मर्यादाओं में, वर्जनाओं में फंसा पड़ा है, उसकी व्यथा बाहर आती है, वो कष्ट है उसको उससे। जैसे कि एक उपन्यास है, उसमें जो है पति उसको, पत्नी को मारता है, तो बहुत गलत है ये, लेकिन वो पात्र बेचारा उसी लिए जो है परेशान है, उसी लिए उसके जो उसकी मानसिक स्थिति है वो बड़ी वैसी है। तो ये जो इस तरह की नई विषय वस्तु जो आई, वो चेंज थी, वो दूसरी जो साहित्य चला आ रहा था उससे अलग तरह की थी, और इनका उपाय उसको नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए वो पात्र जो है परेशान हो जाता है, वो समझ नहीं पाता कि उसको क्या किया जाए। इसीलिए जैनेंद्र के बारे में हो सकता है एक लाइन का अगर कोई प्रश्न बनाना चाहे कि जैनेंद्र किस तरह के उपन्यासकार हैं, तो इसका एक लाइन में उत्तर होगा कि जैनेंद्र आत्मचेतना के उपन्यासकार हैं। जैनेंद्र आत्मचेतना की जो है बात करते हैं। और इसी का उल्टा आप कर लो तो प्रेमचंद से जब पूछा जाएगा कि प्रेमचंद किस तरह के उपन्यासकार हैं, तो वो सामाजिक चेतना से युक्त उपन्यासकार है। ये दोनों में बहुत जो है बड़ा फ़र्क है। और जितने मन के विविध स्तर होते हैं हमारे अंदर, हमारे मन में कई जो है परतें होती हैं, कुछ दुनिया को पता होती है, कुछ दुनिया को पता नहीं होती। एक व्यक्ति अंदर क्या सोचता है ये हम भी नहीं जान सकते, उसके साथ रहने वाले भी कई बार जो है नहीं पता कर पाते कि अरे इसके अंदर ये इस तरह से सोचता है क्या, ये इस तरह से इसकी वो बात है क्या, हमें नहीं पता चलती कई बार साथ रहते हुए भी। उन सब की जो है बातें जो है जैनेंद्र अपने उपन्यासों में करते हैं। ऐसे व्यक्तियों की बातें जो है जैनेंद्र अपने उपन्यासों में करते हैं। इसीलिए इनके उपन्यासों में कैरेक्टर कम है, पात्र कम है, लोग कम हैं। प्रेमचंद के गोदान की तरह नहीं कि गांव भी है और शहर के भी ढेरों पात्र हैं, और
गांव के भी बहुत सारे पात्र हैं और हर तरह का पात्र है वहाँ। जमींदार भी है, पुलिस वाला भी है, तो किसान भी है, तो मजदूर भी है, तो लाला भी है, तो साहूकार भी। इतने सब पात्र जैनेंद्र के यहाँ नहीं है, क्योंकि उनको तो एक पात्र लेना था समाज से, जो अपनी मानसिक द्वंद्व में, जो अपनी मानसिक स्थिति में लड़ रहा है, अपने आप से लड़ रहा है, दूसरों से लड़ने की उसको आवश्यकता नहीं है। प्रेमचंद के यहाँ किसान लड़ रहा है साहूकार से, उसकी सिस्टम से, उस पटवारी से जो पैसा ले रहा है, वो उस गांव में जो लगान लेने वाला, वो बाहरी लड़ाई है उसकी। अगर आप पूस की रात कहानी पढ़े प्रेमचंद की, तो वो कंबल खरीदना चाह रहा है हल्कू, और पैसे बचाए उसने बड़े जतन से, लेकिन वो जिसने उसको उधार दिए वो पैसा लेने आ गया छाती पर, लाओ पैसा दो मेरे को, उधार आप ले गए थे। और उस बेचारे को पता है पूरी सर्दी आगे खड़ी है, मुझे जो है कंबल अगर नहीं होगा तो मैं कैसे खेत में रखवाली करूँगा। ये प्रेमचंद के उपन्यासों का सच है। जैनेंद्र के यहाँ उपन्यास में जो है पात्र ऐसे नहीं है कि जिनके पास कंबल ना हो। वो अच्छे खासे डॉक्टर, अच्छे खासे जो है घरों से, सामान्य मध्यम वर्ग अच्छे खासे। वहाँ समस्या कंबल खरीदने की नहीं है कि भाई आज कैसी स्थिति आ गई, कंबल नहीं ले पा रहे, वो समस्या वहाँ प्रेमचंद के यहाँ है। ये जो है फ़र्क है जैनेंद्र के उपन्यासों में और उनके मनोविश्लेषणात्मक उस चीज़ के कारण ये फ़र्क आता है। और जैनेंद्र जब भी अपनी रचना करते हैं तो वो ऐसे पात्रों को रचते हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स है, कोई ना कोई तरह की एक ग्रंथि रह गई है, कोई एक धागा जो है, एक गांठ रह गई है जो खुली नहीं, जो बंधी हुई रह गई उनके अंदर। और वो खुले तो जो है वो पात्र भी निर्मल हो और वो भी जो है विरचित जो है आनंदित महसूस करें। तो जैनेंद्र के पात्र और उनके उपन्यास उन गांठों को खोलने की बात करते हैं, उन गांठों का चित्रण करते हैं जो मनुष्य के मन को बंधी हुई है। और उनके स्त्री पात्र भी इसी तरह के हैं उपन्यासों में, जो एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, जो एक मानसिक लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब उनके एक उपन्यास में जिक्र है कि वो पति जो चाह रहा है, वो यही चाह रहा है कि उसकी पत्नी जो है वैसी रहे जैसे 50-100 साल पहले रहती थी। अब नहीं है संभव, अब महिलाएं पढ़ लिख गई है, वो भी पढ़ी लिखी नारी है वहाँ उपन्यास में। और लेकिन उसकी जो उसके हस्बैंड है, उसकी डिमांड वैसी है कि तुम्हें वैसा ही रहना चाहिए। अब वो नहीं रह सकती, वो तो पढ़ लिख गई है, तो वो कैसे रहेगी, आप उसको कैसे उस तरह से आप दबाओगे या कैसे उस तरह से ये करोगे। तब जो है ये वहाँ से ये मानसिक समस्या या तनाव जो है वो पैदा होता है। और उनका एक बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है त्यागपत्र, तो उसके जो है मुख्य कैरेक्टर है मृणाल, उसकी जो उसकी 3 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। और वही 3-4 लाइनें जो है उनके जैनेंद्र के उपन्यासों का जो है वो सार है, उनको खोल के समझ आने में के लिए बहुत आवश्यक है। मृणाल कहती है त्यागपत्र में, खुद को चिड़िया मानती है, वो खुद को कह रही है, और जो आज हर भारतीय जो है उसका सच है, हाँ चिड़िया, उसके छोटे छोटे पंख होते हैं, पंख खोलकर वो आसमान में जिधर चाहे उड़ जाती है। क्यों रे, कैसी मौज है, नन्ही सी चिड़िया, नन्ही सी उसकी पूंछ, मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ। अद्भुत पंक्तियाँ लिखी है। क्या आज भी हम नहीं देखते कि समाज में स्त्रियों पर और लड़कियों पर जितने ज़्यादा बंधन है उतने लड़कों पर नहीं है। आज भी हमारा सामाजिक डाटा, ये तो जैनेंद्र तो आज 70-80 साल पहले लिख के चले गए, और ये तो 1937-35 की रचना है। तो आज से लगभग 80-90 साल पहले एक लड़की कह रही है कि मैं चिड़िया बनना चाहती हूँ, क्योंकि चिड़िया वो स्वतंत्र होती है, जहाँ चाहे उड़ी, उसको कोई डर नहीं, कोई उसको भय नहीं। क्या आज भी हमारा समाज ऐसा हो पाया क्या आज भी हम ऐसा समाज बना पाए कि जहाँ कोई लड़की जो है बेहिचक बिना डर के बाहर निकल जाए, वो कहीं जाके आ जाए? नहीं है ऐसा, ये ऐसा समाज हमने नहीं बनाया अभी तक। हम अभी तक उस डेवलपमेंट में वहाँ तक नहीं आया। हमने घर घर मोबाइल भले ही पहुँचा दिया, बड़ी बड़ी कारें पहुँचा दी, बड़े बड़े भली बिल्डिंग हमने खड़ा कर ली, लेकिन हमारा आंतरिक विकास जो है वो बड़ा कहना पड़ेगा कि जैनेंद्र जो है जहाँ थे वहीं तक, उस युग तक ही शायद हमारा है।
तभी तो ये लाइनें अगर आज भी हम किसी को कहेंगे तो वो कहेंगे अरे ये तो जो है मुझे जो है मेरी बात कह रही है। हर व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है, समाज से जुड़ी हुई स्वतंत्रता, ऐसी स्वतंत्रता नहीं जो अराजक होती है, जो है वैसी स्वतंत्रता नहीं, लेकिन वो स्वतंत्रता जहाँ उसके मौलिक अधिकारों की तो बात हो, रक्षा हो। तो यही सब जो है जैनेंद्र के उपन्यास करते हैं, और उनके उपन्यासों की मनोविश्लेषणवाद पे आज हमने बात की। आगामी कक्षा में हम जो है उनके उपन्यास पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है, त्यागपत्र पे, और जो है अभी आगामी कक्षाओं में उनके निबंधों पर पहले बात करेंगे, फिर उनके उपन्यास को हम पढ़ाना शुरू, आपसे बात उनका शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।